कल हम लोगों ने टेम्परेचर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें कि हमें टेम्परेचर का थर्मोमीटर, थर्मोजेनेसिस, थर्मोलाइसिस के बारे में बात किया था। किस तरह से टेम्परेचर चेक करते हैं, कहाँ पे चेक करते हैं, उसके साइट को और पोजीशन को जाने थे। आज हम लोग उसी टेम्परेचर के एबनॉर्मेलिटी को जानेंगे। जो टेम्परेचर हम चेक करे थे, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर हमारा 98.6 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस था, उसी के एबनॉर्मेलिटी को जानेंगे, जिसमें कि फीवर आता है, पायरेक्सिया जिसे कहते हैं। टेम्परेचर जो हमारा बॉडी हीट होता है उसे फीवर कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम पायरेक्सिया होता है। जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो उसे फीवर और पायरेक्सिया कहते हैं, जो कि एबनॉर्मेलिटी में आता है। यह नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो इसका स्टेजेज यह हमें तब देखने को मिलता है जब कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी हमें डिजीज़ हो जाए हमारे शरीर में, तो उसका इनिशियल फेज फीवर ही देखने को मिलता है ज़्यादातर डिजीज़ में, ज़्यादातर इन्फेक्शन में। तो इसका स्टेजेज इस तरह से क्लासिफाई किया गया है सिवियरिटी के अनुसार। जब 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो उसे माइल्ड पायरेक्सिया कहते हैं, और 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो उसे मॉडरेट पायरेक्सिया कहते हैं। 103 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो उसे सीवियर पायरेक्सिया कहते हैं। 105 से अगर ज़्यादा हो जाए 105 से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। और अगर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक के बारे में तो जानते होंगे, इसमें पूरा एकदम हमारा बॉडी एकदम शॉक में चला जाता है, पूरा एकदम फ्लूइड डेफिसिट हो जाएगा। हीट स्ट्रोक उसी को कहते हैं, जिसका जो है इसको हम डायग्नोसिस करने के लिए सिम्टम और साइन को यूज करते हैं। सिम्टम जो सब्जेक्टिव डाटा, जो कि हमें पेशेंट बताएगा कि हमारा बॉडी हीट लग रहा है, हमें थकावट महसूस हो रहा है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ये सब्जेक्टिव डाटा, ये सिम्टम होता है जो कि पेशेंट बताता है। साइन जो कि ऑब्जर्वेबल डाटा होता है, जो नर्सिंग प्रोफेशनल डॉक्टर जो डायग्नोस करते हैं उसे साइन कहते हैं, और वह ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव डाटा सिम्टम हो गया, ऑब्जेक्टिव डाटा साइन हो गया, जो कि हम डायग्नोस करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। नर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर चेक करेंगे और बताएंगे कि आपको फीवर है, पायरेक्सिया है और किस स्टेज में है, वो हम पता करेंगे। दूसरा, पायरेक्सिया और फीवर का स्टेजेज पीरियड के आधार पर बांटा गया है। पीरियड का मतलब इंक्यूबेशन पीरियड कह सकते हैं, मतलब कितने दिन तक रहता है उसके अनुसार पे बांटा गया है। जिसमें कि पहला ऑनसेट फीवर और इन्वेजन फीवर कहा गया है, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर है। इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो जब हम स्टार्ट में ही जब अगर इन्फेक्शन होगा तो ग्रेजुअली इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, मतलब कंटिन्यू इंक्रीज होगा और एक पीक लेवल पे जाके रुक जाएगा। तो यह इसमें हमें ज़्यादा क्लासिकल साइन एंड सिम्टम नहीं देखने को मिलता है। इसमें डायग्नोसिस कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। उसी को ऑनसेट और इन्वेजन फीवर कहते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर है। इसमें क्लासिकल सिम्टम नहीं देखने को मिलता है और ग्रेजुअली इंक्रीज होता है टेम्परेचर, लगातार बढ़ते जाता है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा स्टेज, फीवर का दूसरा स्टेज स्टेडियम और फास्टेजियम फीवर है, जिसमें कि पीक फीवर रहता है। पीक फीवर इंक्रीज इन टेम्परेचर, रियल लेवल और मेंटेन कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट लेवल पे रहता है, पीक टेम्परेचर पे इस पे रहता है, ठीक ना। तो जिस तरह से अगर आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ तक है यह हमारा ऑनसेट और इन्वेजन फीवर में आ जाएगा, और ये कांस्टेंट हो गया, ये स्टेडियम और फास्टेजियम फीवर में आ जाएगा। इसी में हम लोग डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। जितना भी ट्रीटमेंट हो स्टेडियम फीवर और फास्टेजियम फीवर में शुरू कर देते हैं। ऑनसेट फीवर में हम ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते हैं, डायग्नोसिस कंफर्म भी नहीं कर सकते हैं, और सिम्टम शो करेगा लेकिन हम साइन जो है ऑब्जर्वेबल हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं और डायग्नोसिस कंफर्म नहीं कर सकते। स्टेडियम और
फास्टिजियम में जो सेकेंड स्टेज ऑफ फीवर है, इसमें हम लोग डायग्नोसिस कंफर्म कर देते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और तीसरा डिक्लाइन और डिफरविसेंस फीवर, जो कि फीवर का लास्ट स्टेज और थर्ड स्टेज है। ये तो हमारा पीक पे रहता है इसमें टेम्परेचर, यह हमारा डिक्लाइन और डिफरविसेंस लास्ट स्टेज और थर्ड स्टेज ऑफ फीवर है, जिसमें कि डिक्रीज इन टेम्परेचर, जिसमें कि हमारा टेम्परेचर डाउन होता है और लो पॉइंट पे चला जाता है। लो पॉइंट कहने का मतलब है इन्वायरमेंट हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उतना मेंटेन हो जाता है। जिसका दो टाइप है, क्राइसिस और लाइसिस। क्राइसिस और लाइसिस दोनों का मतलब हो गया डाउन ही, ये दोनों का मतलब हो गया डिक्रीज इन टेम्परेचर ही। क्राइसिस में ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस होता है। ट्रू क्राइसिस में डिक्रीज इन टेम्परेचर बट पेशेंट कंडीशन इम्प्रूव। ट्रू क्राइसिस में हमारा टेम्परेचर तो डाउन हो गया, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री था, 37 to 38 डिग्री के बीच में तो आ गया, और इसमें हमारा पेशेंट का कंडीशन इम्प्रूव हो चुका है, मतलब वो ठीक हो चुका है। अब इसमें कोई भी साइन सिम्टम प्रेजेंट नहीं है। दूसरा क्राइसिस का दूसरा जो टाइप है वो फॉल्स क्राइसिस है। डिक्रीज इन टेम्परेचर तो डाउन हो गया, लेकिन इसमें कंडीशन, पेशेंट का कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुआ, मतलब जो साइन और सिम्टम है वो प्रेजेंट रहेगा ही, जो हमारा साइन और सिम्टम है वो प्रेजेंट रहेगा ही। लाइसिस में ग्रेजुअली डिक्रीज इन टेम्परेचर, जिग फॉर्म में ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। इसमें भी हमारा साइन और सिम्टम शो नहीं करेगा, मतलब इसमें भी हमारा पेशेंट फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा और डिजीज से इसका एकदम खात्मा हो जाएगा। वो हम स्टेजेज ऑफ फीवर के बारे में जान रहे थे। अब हम लोग फीवर के टाइप्स के बारे में जानेंगे। वो तो स्टेजेस था सिवियरिटी के आधार पे और पीरियड के आधार पे स्टेजेस था फीवर का। अब हम टाइप जानेंगे फीवर का टाइप, जिसमें कि सबसे पहला कंटिन्यू फीवर और कांस्टेंट फीवर आता है। कंटिन्यू फीवर और कांस्टेंट फीवर, जिसमें कि मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर डिफरेंस लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री से कम का डिफरेंस होता है। ये हम कह सकते हैं कांस्टेंट फीवर ही होता है, लेकिन हमेशा ग्रेजुअली थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, जिसमें कि 2 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो कभी 100 हो जाएगा, कभी 99.6 हो जाएगा, तो उसे कांस्टेंट फीवर कहते हैं और कंटिन्यू फीवर कहते हैं। जिसमें पीक पे तो रहता ही है, लेकिन ज़्यादा अंतर का नहीं होता है, यह कांस्टेंट रहता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरिएबल हो सकता है, जो कि यूटीआई में देखने को मिलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। दूसरा जो है रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर कहने का मतलब, रिमिटेंट का मतलब फिर डिफरेंस हो गया। जो कंटिन्यू कांस्टेंट, ये तो हमारा कांस्टेंट था, थोड़ा सा वेरिएबल देखने को मिल रहा था इसमें। रिमिटेंट का मतलब डिफरेंस हो गया। इसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग डिफरेंस मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। इसमें मॉर्निंग में कुछ और टेम्परेचर रहेगा, इवनिंग में कुछ और टेम्परेचर रहेगा, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस रहेगा। 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस रहेगा इसमें, जो कि इंडोकार्डाइटिस और इन्फ्लुएंजा में देखने को मिलता है। तो यह तो बहुत ही एकदम समझिए तो वर्थ पोजीशन हो गया, मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन हो गया। 2 डिग्री सुबह कुछ और है, इवनिंग कुछ और है, इसमें पेशेंट स्टेबल नहीं रह पाता है। तीसरा इन्वर्स फीवर हो गया। इसमें मॉर्निंग टेम्परेचर हमने पढ़ा था टेम्परेचर में फर्स्ट लेक्चर में कि मॉर्निंग में टेम्परेचर कम रहता है और इवनिंग में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, लेकिन इस इन्वर्स फीवर में मॉर्निंग में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और इवनिंग में टेम्परेचर कम रहेगा, जो कि मिलियरी टीबी में देखने को मिलता है। टीबी का अलग अलग प्रकार होता है, पल्मोनरी टीबी, मिलियरी टीबी होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है। जिसमें कि मिलियरी टीबी जो है पल्मोनरी टीबी में लंग्स में रहता है, और मिलियरी टीबी में ट्रांसफ़र थ्रू ब्लड में पहुंच जाता है, ऑर्गन में पहुंच जाता है, तो उसे मिलियरी टीबी कहते हैं। जब हमारा टीबी का जो बैक्टीरिया होता है ट्यूबरकुलोसिस, वो
अगर ब्लड में और ऑर्गेन में पहुंच जाए, ब्लड और ऑर्गेन में पहुंच जाए तो उसे मिलियरी टीबी कहते हैं। मिलियरी टीबी में हमें इन्वर्स फीवर देखने को मिलता है, जो कि मॉर्निंग में इंक्रीज ज़्यादा रहेगा और इवनिंग में कम रहेगा, जो कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है मॉर्निंग में कम होता है और इवनिंग में ज़्यादा होता है। और जो पल्मोनरी टीबी है, लंग्स का जो टीबी है, उसमें लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, जिसमें नाइट में ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलेगा, नाइट में ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा नाइट में, जिसमें स्वेटिंग देखने को मिलता है नाइट में। टाइफाइड में स्टेप लेडर फीवर देखने को मिलता है, इंक्रीज इन स्टेप वाइज मैनर, जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, उसमें स्टेप लीडर फीवर देखने को मिलता है, इंक्रीज इन स्टेप वाइज मैनर, मतलब सीढ़ी की तरह इस तरह से देखने को मिलता है फीवर। ये इंक्रीज बार बार इंक्रीज होते रहता है इस तरह से, तो उसे टाइफाइड में स्टेप लीडर फीवर देखने को, ये बार बार क्वेश्चन में भी हमेशा पूछा जाता है। चौथा स्विंगिंग फिगर होता है, स्विंगिंग फिगर जो कि हाई एंड लो पॉइंट, मतलब हम समझ गए। यह जो रिमिटेंट फीवर था इसमें 2 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस था, लेकिन यह रिटर्न टू नॉर्मल, जैसे सुबह कुछ और था शाम को कुछ और था, लेकिन यह नॉर्मल में नहीं आता, नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं पहुंच पाएगा। और यह जो है स्विंगिंग फीवर हाई एंड लो पॉइंट हैविंग मोर डिफरेंस सेप्टिसिमिया में देखने को मिलता है, जिसे शाम को 105 डिग्री फ़ारेनहाइट था, सुबह में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, कभी हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है, पूरा वेरिएबल रहता है। इसीलिए इस पेशेंट में हमेशा कभी ठंडा लगेगा, कभी गर्म लगेगा, कभी पसीना चलेगा, तो कभी एकदम कंबल मांगेगा ओढ़ने के लिए, कपड़ा मांगेगा ओढ़ने के लिए। स्विंगिंग फीवर में देखने को मिलता है, जो कि सेप्टिसिमिया इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। सेप्टिसिमिया के कारण बीपी शॉक हो सकता है, बीपी फॉल हो सकता है। और 5वां इंटरमिटेंट फीवर, जो कि इंटरमिटेंट का मतलब मिसिंग फीवर हो गया, इंटरमिटेंट का मतलब ही मिसिंग होता है, तो इंटरमिटेंट फीवर में मिसिंग फीवर हो गया, जो कि साइकिल्स ऑफ एलिवेटेड एंड नॉर्मल। रिमिटेंट का ही दूसरा टाइप है इंटरमिटेंट। रिमिटेंट में 2 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस था, लेकिन वह नॉर्मल पे नहीं आ रहा था। और यह जो इंटरमिटेंट फीवर है, साइकिल्स ऑफ एलिवेटेड एंड नॉर्मल, इंक्रीज तो टेम्परेचर हुआ, पायरेक्सिया में गया, लेकिन जो मिसिंग फीवर था, जिस दिन फीवर नहीं था उस दिन नॉर्मल में आ गया, बॉडी टेम्परेचर के नॉर्मल में आ जाता है, जो कि एवरी सेकेंड डे, उसे कोटिडियन फीवर कहते हैं। एवरी सेकेंड डे जिसे कोटिडियन फीवर कहते हैं, QUOTIDIAN, क्यूटोडियन फीवर कहते हैं, जो कि मलेरिया में देखने को मिलता है, इसमें एवरी सेकेंड डे मतलब अल्टरनेट डे कह सकते हैं, पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, एवरी सेकेंड डे देखने को मिलता है। और जो मिसिंग डे है, दूसरा दिन, चौथा दिन, इस सब में नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा बॉडी का, इसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल देखने को मिलता है। एवरी सेकेंड डे उसे टर्सियन फीवर कहते हैं, जो तीसरा दिन देखने को मिलता है, पहला दिन देखने को मिलेगा, चौथा दिन देखने को मिलेगा, 7वें दिन देखने को मिलेगा, उसे टर्सियन फीवर कहते हैं, जो कि ओवेल मलेरिया में देखने को मिलता है, उसके बाद एवरी 4th डे जिसे क्वार्टन फीवर कहते हैं, जो कि एवरी 4th डे देखने को मिलता है, पहला दिन देखने को मिलेगा, 5वां दिन देखने को मिलेगा, 9वां दिन देखने को मिलेगा, उसे क्वार्टन फीवर कहते हैं, जो कि वायरल फीवर में देखने को मिलेगा, वायरल इन्फेक्शन में देखने को मिलेगा, जो कि वायरस के द्वारा होता है, उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है रिलैप्सिंग फीवर मीन्स हायर फीवर और नॉर्मल फीवर, जो कि हमने स्विंगिंग फीवर में भी पढ़ा था कि हाई एंड लो पॉइंट, वही इसमें भी देखने को मिलेगा। रिलैप्सिंग फीवर में भी हायर टेम्परेचर एंड नॉर्मल रिटर्न और कम बैक, जो कि मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। रिगोर फीवर, सबसे लास्ट जो टाइप है फीवर का वो रिगोर फीवर है, स्टेजेज कोल्ड हॉट स्वेट। इसमें कभी हमें कोल्ड लगेगा, कभी हॉट लगेगा, कभी स्वेटिंग होगा,
जो कि जिसको रिगोर फीवर कहते हैं। सडनली फील कोल्ड एंड हॉट, कभी हमें कोल्ड फील होगा, कभी हॉट फील होगा। उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर कोल्ड लग रहा है तो हॉट ड्रिंक्स उसे पिलाएंगे, अगर हॉट लग रहा है, हॉट फील कर रहा है तो उसे कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएंगे, और अगर उसे स्वेटिंग हो रहा है तो उसे कॉटन का क्लॉथ्स देंगे ताकि ज़्यादा डिहाइड्रेशन ना हो जाए उसके बॉडी में। कपड़ा देंगे, उसे कॉटन क्लॉथ्स देंगे। फीवर का जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, फीवर का जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, कोई भी अगर पेशेंट को किसी वार्ड में है, हॉस्पिटल में है या घर पे है, आसपास में है, तो उसका जो मैनेजमेंट हम करेंगे, सबसे पहले तो उसका मेटाबॉलिक डिमांड को कम करेंगे, मतलब उसके एक्टिविटी को कम करेंगे, उसे रेस्ट करने को कहेंगे, जिससे कि उसका O2 ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो जाएगा और वह हाइपर वेंटिलेट नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा फीवर में दिक्कत क्या होता है कि वह जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो उसमें ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो हम हाइपर वेंटिलेट करने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं। सबसे पहला तो रेस्ट देंगे, मेटाबॉलिक डिमांड कम करेंगे, जिससे कि O2 कंजप्शन कम हो जाएगा। मेटाबॉलिक डिमांड कम करेंगे, उससे O2 कंजप्शन कम होगा। दूसरा टेपिड स्पॉन्जिंग देंगे। टेपिड स्पॉन्जिंग में हमारा जो टेपिड स्पॉन्जिंग का मतलब हो गया, जो गीला पट्टी हम देते हैं, वो जो पानी का जो टेम्परेचर है वह 85 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, जो कि 103 डिग्री, अगर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से हमारा कम फीवर है, मतलब मॉडरेट फीवर जो हम पढ़े थे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो मॉडरेट फीवर था, उसमें हम यूज़ करेंगे टेपिड स्पॉन्जिंग। उसके बाद तीसरा न्यूट्रिशनल फूड, इजीली डाइजेस्टेबल फूड देंगे, जिसमें कि बनाना आता है, राइस आता है, ओट आता है, ये सब इजीली डाइजेस्टेबल फूड देंगे। प्रोटीन का कम यूज करेंगे, क्योंकि प्रोटीन में ज़्यादा हीट हमें प्रोड्यूस हो रहा था। हमने टेम्परेचर में पढ़ा कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने में ज़्यादा हीट हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर रहा था, तो हम प्रोटीन नहीं देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स कोशिश करेंगे कम देने का, ताकि इसमें, क्योंकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा था तो वो और हाइपरथर्मिया में जाएगा, इसलिए प्रोटीन कम देंगे। इजीली डाइजेस्टेबल फूड देंगे। 1 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज होता है, अगर 37 डिग्री सेल्सियस था, अगर 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उसमें 13% O2 कंजप्शन बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट हो जाता है, जिससे O2 कंजप्शन 13% O2 कंजप्शन बढ़ जाता है, जिससे कि हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगेंगे। और अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज करता है, तो उसमें 7% O2 कंजप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, ये नर्सिंग मैनेजमेंट था। अब मैनेजमेंट ऑफ पायरेक्सिया, फीवर का जो मैनेजमेंट है वो हम देखते हैं, जिसमें कि रेस्ट डिमांड कम हो जाएगा, रेस्ट करेंगे तो मेटाबॉलिक डिमांड कम हो जाएगा, O2 डिमांड भी कम हो जाएगा, जिसके कारण से O2 डिमांड, जो मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, O2 कंजप्शन जो हमारा बढ़ रहा था, उसके कारण से हम हाइपर वेंटिलेट कर रहे थे, बार बार सांस ले रहे थे, जिसके कारण से कि ऑक्सीजन हमारा अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन जो हमारे अंदर में लंग्स में जो CO2 था वो बाहर आ रहा था। इसलिए CO2 कम होने के कारण से रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हमारे बॉडी में देखने को मिलेगा। O2 कंजप्शन जब ज़्यादा होगा तो हम सांस जोर जोर से लेंगे, जब हम सांस जोर जोर से लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता है, CO2 हमारा बाहर आ जाता है, जिसके कारण से रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस देखने को मिलता है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, ताकि, क्योंकि उस समय हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो उसके कारण से कोई और डिजीज़ हो जाए, इसलिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे। एक फीवर का जो साइन एंड सिम्टम होता है, वाइट कोटेड टंग हो जाता है, टंग जो है वाइट कोटेड हो जाता है, इसलिए उसमें हम ओरल हाइजीन के द्वारा सही करेंगे। फूड जो है उससे पेशेंट में, फीवर पायरेक्सिया वाले पेशेंट में हम लोग फूड एट्रैक्टिव मैनर में देंगे। हाइड्रेशन फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा कर देंगे, ताकि उसमें डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि पायरेक्सिया में बहुत इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें हाइड्रेशन फ्लूइड इनटेक बढ़ा देंगे। लूज क्लोथ पहनाएंगे उसमें कॉटन, ताकि हीट जो है उसका बाहर निकल सके, जो हमारे बॉडी में जो हीट था वो बाहर निकल सके रेडिएशन के द्वारा, इसलिए क्लोथ्स हम लूज क्लोथ पहना देंगे, कॉटन मेड पहना देंगे, कॉटन का कपड़ा पहना देंगे। टेपिड स्पॉन्जिंग देंगे व्हेन टेम्परेचर लेस देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 103 डिग्री
फ़ारेनहाइट से कम है तो उसमें टेपिड स्पंजिंग देंगे। और दूसरा, अगर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो उसमें कोल्ड स्पंजिंग देंगे। टेपिड स्पंजिंग और कोल्ड स्पंजिंग में यही अंतर है कि टेपिड स्पंजिंग में जो हम गीला कपड़ा देंगे उस वाटर का टेम्परेचर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। लेकिन जब कोल्ड स्पंजिंग देंगे, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा हमारे बॉडी का, तो उसमें कोल्ड स्पंजिंग देंगे तो उस जो गीला पट्टी देंगे उसमें वाटर का जो टेम्परेचर रहेगा वो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 85 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, जो कि कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा। इफ कोल्ड स्पंजिंग गिवन टू टेम्परेचर लेस देन इतना इट विल काउज कार्डियक। अगर हम 103 डिग्री से कम वाले 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम वाले पेशेंट में अगर कोल्ड स्पंजिंग दे देते हैं, ठंडा पट्टी अगर उसके सिर पे रखेंगे, बॉडी पे रखेंगे, तो उसमें कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, इम्प्रॉपर हार्ट बीट देखने को मिलेगा ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंपल्स। उसमें क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा तो उससे कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं करना है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें 4 ब्रेथ पर मिनट इंक्रीज कर जाता है। तो इसीलिए हम बोले थे ना कि सांस हम जोर तेज़ी से लेंगे और फास्ट लेने लगेंगे तो रेस्पायरेशन 4 ब्रेथ पर मिनट 4 ब्रेथ पर मिनट इंक्रीज कर जाता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर इंक्रीज करता है तो 2 ब्रेथ पर मिनट इंक्रीज कर जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो पल्स रेट 10 से 12 बीट पर मिनट इंक्रीज कर जाता है। समझ सकते हैं, अगर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो क्या होगा। इसीलिए तो हीट स्ट्रोक 106 डिग्री के बाद हीट स्ट्रोक हो जाता है। ना सही से हमारा ब्लड पंप कर पाता है, ना सही से हम सांस ले पाते हैं। इसलिए हमारा मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने को मिलता है हीट स्ट्रोक में। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो पल्स रेट 10 से 12 बीट पर मिनट बढ़ जाएगा। वो और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो पल्स रेट 6 से 8 बीट पर मिनट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। पोजीशन फीवर में सुपाइन पोजीशन देना है, सुपाइन पोजीशन देना है। अगर फीवर प्लस वोमिट है, अगर फीवर भी है और वोमिटिंग भी कर रहा है तो उसे साइड लाइन पोजीशन देंगे। लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। और साइड लाइन, सर को साइड लाइन रखेंगे लेटरल पोजीशन में, हेड को लेटरल रखेंगे या फिर लेटरल पोजीशन में रखेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन उसको देंगे टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, ताकि एस्पायरेट ना हो ट्रेकिया में, हमारा लंग्स में कोई भी फ्लूइड जो हमारे स्टोमक के द्वारा वापस आएगा वो वापस नहीं जाए। और फीवर प्लस टेकीपीनिया है, जो हमने कहा था अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो O2 कंजप्शन बढ़ जाता है 13% और 4 ब्रेथ पर मिनट बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो फीवर प्लस टेकीपीनिया, टेकीपीनिया का मतलब हो गया फास्ट हार्ट रेट, रेस्पायरेटरी रेट फास्ट हो जाता है। तो उसमें हम सीटिंग पोजीशन देंगे या फिर हाई फॉलोअर्स पोजीशन देंगे। हाई फॉलोअर्स पोजीशन में 90 डिग्री हो गया, सेमी फॉलोअर में या फिर फॉलोअर पोजीशन में 45 डिग्री कहते हैं उसे, ठीक है, तो उसमें सीटिंग या फिर फॉलोअर पोजीशन देंगे। इसी तरह से हमारा टेम्परेचर का जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। अगला जो टेम्परेचर है हम पल्स का लेकर के आएंगे, उसके बाद रेस्पायरेशन, इसी तरह से पूरा वाइटल साइन और पूरे नर्सिंग फाउंडेशन को पढ़ेंगे। और आपका सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहता है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम इसी तरह से आप लोगों के बीच वीडियो लाते रहेंगे। इसी तरह से हम पूरे नर्सिंग फाउंडेशन को एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। कंटिन्यू हमारा वीडियो डेली आते रहेगा आप लोगों के बीच, एक एक टॉपिक पे कंटिन्यू एकदम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। धन्यवाद।